वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने वीडियो में वैलेंसी के टॉपिक पर एंड किया हुआ था। अब उसी टॉपिक को फर्दर एनहांस करते हुए या एम्फेसाइज करते हुए उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहूँगा। सो वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी एक मेजर है किस चीज़ का? मेजर ऑफ द पावर ऑफ कंबाइनिंग या कंबाइन करने की कैपेसिटी किसकी? किसी भी एलिमेंट की, कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है, उस पावर को मेजर करने के तरीके को हम वैलेंसी कहते हैं। और उसके बाद आता है, हम इस वैलेंसी को दो तरीके से नापते हैं, एक हाइड्रोजन के तरीके से या हाइड्रोजन के टर्म्स में। सो हाइड्रोजन के टर्म्स में कहने का मतलब है कोई एलिमेंट जब किसी हाइड्रोजन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स वो कितने अटैच कर सकता है या कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो कंबाइन कर सकता है, इस टेंडेंसी को हम वैलेंसी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है अमोनिया NH3, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। और एक और तरीके से हम नापते हैं जो कि है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जितने एटम प्रेजेंट हैं कार्बन के साथ, उसका डबल कर दो तो हमें कार्बन की वैलेंसी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें देख सकते हो कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 एटम्स जुड़े हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो उसकी वैलेंसी जस्ट डबल कर दो ऑक्सीजन के नंबर से, तो कार्बन की वैलेंसी हमें मिल जाएगी। तो हमारे पास है 2 ऑक्सीजन है तो उसका डबल 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। और आगे चलते हैं। अभी के मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी किसकी? किसी भी एलिमेंट का अगर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, उससे भी हम वैलेंसी जान सकते हैं। इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, जो कि सोडियम में हमारे पास हमको मालूम है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है 281, जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम 1+ आयन बनाता है, जिसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया या फिर उससे निकल गया, तो वो बनाएगा यूनिवैलेंट आयन या फिर एक एलिमेंट बनेगा जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का, जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है 282, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो वो बनाएगा मैग्नीशियम 28, और उसकी वैलेंसी डाइवैलेंट होगा, जिसमें उसके आयनिक या फिर 2+ बनाएगा मैग्नीशियम आयन। ना इसमें और एक और जानने वाली बात है, when an atom of an element loses or gain electron, they get charged, they form ions, जिसे हम कहते हैं। तो वो आयन फॉर्म करेगा, लूज करने पे वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और अगर वो गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैटायन कहते हैं, और जो लूज कर दे जो गेन करे उसे हम एनायन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले लेता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये इसी समय एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन, ये बनाते हैं सॉल्ट। ये आयनिक है, जब ये पानी में जाएंगे, इसे अगर हमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया तो ये वापस ब्रेक हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं। और ऐसे ही जब वो चार्ज बनाते हैं लाइक सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स भी कहते हैं, जिनमें
मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसीज। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम वेरिएबल, इसका मतलब बदलते रहने वाला या जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, कोई फिक्स वैलेंसी ना हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो सर्टेन एलिमेंट्स शोज और एग्जिबिट्स सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वेरिएबल वैलेंसी की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? सो रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉपर्टी और दिस फिनोमिना ऑफ अ एलिमेंट इज दैट उनकी जो लास्ट ऑर्बिट, जिसे सेकंड लास्ट ऑर्बिट बोलेंगे हम, जो लास्ट ऑर्बिट है उससे जस्ट पहले वाला ऑर्बिट या सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी वो डोनेट कर सकता है। और उस सेल का नाम है पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम है? पेनल्टीमेट शेल। जिसमें से लास्ट ऑर्बिट से देते हैं तो नॉर्मल है, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो निकलेंगे और वो उसकी वैलेंसी फिक्स वैलेंसी डिफाइन कर देती है। बट यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑर्बिट से भी कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देना चाहें तब दे सकते हैं, इसलिए उनकी वेरिएबल वैलेंसी बन जाती है। अब आगे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया है आयरन को। आयरन को हम लैटिन नेम में फेरम, या फिर अगर उसकी वैलेंसी 2 है, जैसे कि FeO में होता है, FeO में आयरन की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये कंबाइन करते समय FeO बनाते हैं। आयरन की 2+ होती है और ऑक्सीजन की 2-, तो ये कंबाइन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं और स्टेबल बन जाते हैं। तो यहाँ पे FeO उसे उसकी वैलेंसी 2 है आयरन की, इसलिए उसे हम फेरस कहते हैं। और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देख सकते हो जहाँ पे उसकी वैलेंसी 3 है, तो Fe2O3, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ये दोनों कंबाइन करके फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं रेडिकल्स पे। तो रेडिकल क्या होता है? वो कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि जैसे कि मॉलिक्यूल बनाए या कंपाउंड का कोई पार्ट हो, वो अकेली भी हो सकता है और कुछ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड या कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उनमें अगर चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, इसलिए बार बार ये एग्जाम्पल से तुमको क्लियर करते जाऊंगा। सोडियम एक रेडिकल है बेस एलिमेंट का, बेस कंपाउंड का। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एक बेस रेडिकल हुआ। और क्लोरीन हमने लिया मान लो HCl से। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, किनको? एक बेस प्लस एसिड, वो बनाते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिसको अगर हम इससे निकाल दें तो सोडियम बचता है जो कि एक बेस रेडिकल होगा, और क्लोरीन जो कि HCl एसिड से हम ले रहे हैं, तो ये क्लोरीन जो है हमारा एसिड रेडिकल होगा और ये कंबाइन करके हमको देंगे NaCl जो कि सॉल्ट है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ मूविंग अहेड with another important topic of this chapter, that is naming certain compounds. अब केमिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोल सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमें टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्यों? हम केमिकल्स के नेम रख सकते हैं या कंपाउंड्स के नेम कैसे रखना है वो हमें जानना है, तो वो हमें आसानी होगी उससे आगे केमिस्ट्री को समझने में। किसी कंपाउंड के अगर नाम दिया है तो उस कंपाउंड को हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला, या केमिकल फार्मूला दिया है तो उसका हम नाम लिख सकते हैं। तो इस मेथड के लिए या इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, ऐसे 5 पॉइंट हैं। अभी आपके सामने पेपर पे हमारे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं? एक से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, या कंपाउंड
दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो तब भी कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ऐसे एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, ये कंबाइनिंग प्रोसेस को ही हम कंपाउंड फॉर्मेशन कहते हैं, या कंपाउंड उन्हीं एलिमेंट्स या उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जब कुछ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास है जैसे जब एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन करें। तो जब एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो उनके नाम कैसे रखे जाते हैं वो हम आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम, जो कि एक मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे कैल्शियम नाइट्राइड। तो किसका नाम हमने लिया? कैल्शियम उस मेटल का नाम पहले, और उसके बाद हमने लिखा है जो नॉन मेटल है उसका नाम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो कि जब दो नॉन मेटल्स में टू नॉन मेटल्स कंबाइन, तो उस समय उनके नेम्स कैसे रखे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं या वो समझ लेते हैं। इस केस में हम जानते हैं कि जब ऐसा कोई केस आता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करें तो उनके नाम में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। थ्री अगर एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे जो कि नॉन मेटल है तो उनमें ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा, और अगर 5 है तो पेंटा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम PCl3, जो कि है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोराइड जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और अगर 5 जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसके बाद हमारे पास है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे जब टू एलिमेंट्स और ऑक्सीजन कंबाइन करें, 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का जो नाम रखेंगे उसके लास्ट में हम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, उसके नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का हम नाम रखेंगे। तो उसमें देखने के लिए है हमारे पास नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स अटैच्ड टू इट। मीन्स उस कंपाउंड से कितने ऑक्सीजन कंबाइंड है या अटैच है उसके बेसिस पे हम उस कंपाउंड का नाम रखेंगे। हमें ध्यान क्या रखना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स कितने प्रेजेंट है। तो आगे देखते हैं। हाइपो नाम हम देंगे कब? जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स 2 से कम होंगे। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं NaClO। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है जो कि 2 से कम है। सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2, सो वी विल यूज हाइपो। So what will be the name of this compound? Sodium hypochlorite. Then next example for it, alright, oxygen, अगर number of oxygen atom is equals to 2 तो नाम होगा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaClO2। 2 एटम है इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। वैसे ही 8 लिखेंगे जब 2 से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम NaClO3 विच इज़ मोर देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन यू कैन सी इज़ मोर देन 2, तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। वैसे ही अगर 3 से ज़्यादा है तो उसमें पर लग जाएगा NaClO4 सोडियम पर क्लोरेट। Now next point is naming of acids. So names of acids, अब एसिड्स के नाम हम कैसे रखेंगे वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, उनको ध्यान रखते हैं। नेम्स ऑफ बाइनरी एसिड कैसे होते हैं? जिसमें एक हाइड्रोजन से लगा हुआ सीधा सीधा हमें एक एसिड फॉर्म हो जाए। तो HCl एक एग्जांपल है और HF। तो HCl इज नोन एज, और हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
तो इनके नेम्स ऐसे रखे जाते हैं। तो ये है बाइनरी एसिड्स के लिए। बाइनरी एसिड्स का नाम हाइड्रो से स्टार्ट करेंगे, उसमें हाइड्रोजन का नाम हाइड्रो लेंगे और दूसरे का फ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम बाइनरी एसिड्स का नाम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ एसिड्स कंटेनिंग रेडिकल्स। अब रेडिकल्स होते क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि रेडिकल्स होते क्या हैं, तो उसके बारे में तुमको पहले से मालूम है। तो वो पॉलीएटॉमिक्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंबाइन होकर के। आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड द प्रीफिक्स हाइड्रो इज नॉट यूज्ड। अब इस केस में जैसे हम यहाँ पे हाइड्रो यूज़ कर रहे थे बाइनरी के केस में, बट यहाँ पे हम हाइड्रो का नाम यूज़ नहीं करेंगे प्रीफिक्स में कहीं भी। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये तुम्हारा रेडिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट हाइड्रो वर्ड, ठीक है। इस केस में हम यूज़ नहीं करते हैं, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो सल्फर जो सेकेंड एलिमेंट है उसके बेसिस पे हमने इसका नाम रखा है। वैसे ही फॉस्फोरिक एसिड, देन सल्फरस एसिड। अब देखिए यहाँ पे सल्फरस है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक है, एक और अस, वही तरीका था, याद होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो हम एक यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम है तो वहाँ पे अस यूज़ होगा। वैसे ही नाइट्रस एसिड। आगे फिफ्थ पॉइंट है ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स क्या होते हैं? सम कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो दिस रूल्स। हमने जो इतने रूल्स पढ़े हैं, कुछ कंपाउंड्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनका नाम या तो जनरल नेम से आ जाता है या फिर कॉमन नेम को ही हम केमिस्ट्री में या केमिकल लैंग्वेज के लिए या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है NH3, उसे नाम अगर हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसको नाम देना होगा नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, बट उसे हम क्या कहते हैं? अमोनिया। वैसे ही H2O, ये तो सब जानते हैं कि ये वाटर को कहते हैं। अगर हम इस वाटर ना कहें, इस रूल्स को अगर फॉलो करते हुए अगर इसे नाम देना होगा तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? वाटर। ये सब जानते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप दैट यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस ईजिली। सो ये काफ़ी आसानी से इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको कवर किया हुआ है, और इसके बाद हम कवर करेंगे केमिकल इक्वेशंस या उनके फार्मूलाज को हम बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे।